ये शोर कैसा है और ये बदबू कहाँ से आ रही है? सर ये बदबू इस जले हुए हाथ से आ रही है। ओह माय गॉड, ये हाथ यहाँ कैसे आया? सर कुछ कुत्ते आपस में लड़ रहे थे, उसमें से एक कुत्ता इसे पुलिस स्टेशन के अंदर ले आया। कुत्तों ने बुरी तरह से हाथ को नोच दिया है। मोहन, अगर यहाँ हाथ का टुकड़ा मिला है तो इसका मतलब बॉडी के बाकी हिस्से भी होंगे। कामिनी जी, सर्च टीम को बुलाइए। एक्सक्यूज मी, आप लोग किसी मोहन को जानते हैं जो आसपास रहता है? सर जी, एक मोहन तो रहता था इसी सोसाइटी में, लेकिन अब नहीं रहता। 6 महीने पहले वो यहाँ से चले गए। कहाँ चले गए? सर वो गोमती नगर में शिफ्ट हो गए थे। क्या बात कर रहे हैं मल्होत्रा जी? अरे वो तो करोल बाग में शिफ्ट हुए थे। अरे कहाँ तिवारी जी, मल्होत्रा जी, आप दोनों बिना पागल वागल हो गए हैं क्या? मोहन सेक्टर 16 में शिफ्ट हुआ था। अरे पागलों, किसी को कुछ पता है भी या नहीं? सर कुछ पक्का आइडिया नहीं है। कोई नहीं, जहाँ जहाँ का एड्रेस बोला है वहाँ का पता बता दो। सर हमने सब जगह देख लिया, लेकिन बॉडी कहीं नहीं मिली और ना ही पूछताछ में कुछ पता चला है। अब हम क्या करेंगे सर? कामिनी जी, टेंशन मत लीजिए। क्राइम हुआ है तो क्रिमिनल पकड़ा ही जाएगा। क्रिमिनल किसी और से बच सकता होगा, पर राठौर से नहीं बच सकता। आप एक काम कीजिए। हेलो सर, वो लोग गणपति नगर में शिफ्ट हुए थे, बस मैं इतना ही जानती हूँ, और वो कोई सही आदमी नहीं था। गायत्री जी, आप तो वही है ना जिससे मैंने लक्ष्मी नगर सोसाइटी के पास फोटो दिखाकर पूछा था? जी, लेकिन उस वक्त मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए कुछ बता नहीं पाई। इट्स ओके, आप बता दीजिए कि आप उस कटे हुए हाथ के बारे में क्या जानती हैं? सर, वो हाथ मेरी सहेली रेशमा का है। इतने यकीन की वजह, उसके नेल्स पर जो आर्ट वर्क है, वैसे आर्ट वर्क की वो आदी थी। लेकिन वैसा आर्ट वर्क तो कोई भी आर्टिस्ट कर सकता है। जी कर सकता है, लेकिन उस आर्टिस्ट के फिंगर्स पर ऊपर वैसे ही 2 तिल हो, उतने ही डिस्टेंस पर। ऐसा इत्तेफाक शायद संभव नहीं है सर। और क्या जानती हैं रश्मि के बारे में? सर, इस नील आर्ट के अलावा वो एकदम घरेलू थी, बहुत ही कम लोगों से मिलती थी। उसे जरूर मोहन ने ही मारा होगा। मोहन? मोहन कौन? रश्मि का बॉयफ्रेंड। रश्मि मोहन एक साथ साल भर से रह रहे थे। वो उसे बहुत मारता पीटता था। इतना ही नहीं सर, वो कमीना मुझे भी छेड़ता था। मैंने कई बार रश्मि को समझाने की कोशिश की थी कि वो मोहन को छोड़ दे, मगर उसकी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी थी। अगर छोड़ देती तो शायद आज जिंदा। हिम्मत से काम लीजिए गायत्री जी। अगर आपको उसका एड्रेस पता है तो प्लीज शेयर विद अस। वो गणपति नगर में कोयल अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 205 में उसके साथ रहती थी। कामिनी जी। ओह नो, बहुत बुरी तरह से काटा है सर। तुम्हें कुछ मिला? हाँ सर, दूसरे बेडरूम से ये एटीएम का कवर और मोहन के आधार कार्ड का जेरोक्स मिला है। एटीएम का कवर? मोहन के आधार से उसका बैंक अकाउंट का पता करके बैंक वालों से बोलो कि उसके अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो हमें तुरंत बताए। यस सर। और हाँ, मोहन के फोटो हर जगह पहुंचा दो। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, एवरीथिंग।
वो दरिंदा शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सर अभी अभी बैंक से फोन आया था। उन्होंने बताया मोहन ने अभी दिल्ली नोएडा हाईवे के पास वाले एटीएम से पैसे निकाले हैं। जल्दी चलो, इस बार ये हाथ से नहीं निकलना चाहिए। सर मोहन फिर से बच गया। हाँ, पर कब तक बचेगा वो इंस्पेक्टर राठौड़ से? हेलो, क्या? ओके, हम पहुंच रहे हैं। गाड़ी वापस घुमाओ और जल्दी रंगीला ढाबा चलो। जल्दी, फास्ट फास्ट। अब उठोगे भी या बैठे ही रहोगे? चलो हमारे साथ, अब हम तुम्हें भरपेट खाना खिलाएंगे, वो भी जेल में। रुक जाओ मोहन, वरना मैं गोली मार दूंगा। गोली मत मारना सर, मैं चलूंगा आपके साथ। चलो उठ। क्यों मारा तूने रश्मि को? चल बोल। मैं और रश्मि एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर हम लिविंग में रहने लगे, पर मेरा चक्कर मालती और पूनम नाम की लड़की से भी चलने लगा। इसी बात से रश्मि और मेरे बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। फिर एक दिन मैंने उसे भी मार दिया सर, फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंकने लगा। रश्मि के बाकी बॉडी पार्ट्स ठीक थे, बस एक हाथ क्यों जला था? ऐसा इसलिए किया क्योंकि फिंगरप्रिंट्स के जरिए उसके आधार का पता ना चल सके। मुजरिम गुनाह लाख चाहे छुपा ले, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है मोहन। अब तुम्हें फांसी की सजा से कोई नहीं बचा सकता। सर आप ये कैसे कर लेते हैं? एक ही थप्पड़ में 4 दांत बाहर। कमाल है सर आप। अपना तो ऐसा ही है। आधी रात को तकरीबन 2 बजे शीशा समर के साथ गाड़ी में दिल्ली से मुंबई अपने ससुराल जा रही थी। शादी के बाद पहली बार वो ससुराल जा रही थी। शीशा और समर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। गाड़ी में बैठे वो अपनी आगे के फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। समर, आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली तुम्हारे घर वालों ने हमारी शादी को एक्सेप्ट कर ही लिया। हाँ, इस बात से तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि पापा ने तुम्हें अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। नहीं तो तुम जानती ही हो कि जब हमने शादी की थी तब मेरे सारे घर वाले तुमसे कितना नाराज थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही प्यार भरी बातें करते करते वो घर जा रहे थे। तभी अचानक कुछ गुंडे उनकी गाड़ी के सामने आ गए। उन सब ने एक काले कपड़े से अपने मुंह को ढक रखा था। समर ने जोर से ब्रेक लगाई। सारे गुंडों ने उनकी गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया और गाड़ी के दरवाजे का लॉक तोड़ दिया और जबरदस्ती गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने समर और शीशा के सारे गहने छीन लिए और उनमें से एक आदमी ने गाड़ी चलाना शुरू किया। शीशा और समर बहुत डर गए थे। वो उनसे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगे। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। आपको गहने, पैसे, जो कुछ भी चाहिए सब कुछ ले लीजिए, लेकिन प्लीज हमें छोड़ दीजिए। हम पुलिस या किसी और को कुछ नहीं बताएंगे। प्लीज हमें जाने दीजिए। उन लोगों के बहुत गिड़गिड़ाने के बाद गुंडों ने समर को गाड़ी से बाहर निकाला, लेकिन वो शीशा को अपने साथ लेकर गए। समर ने गाड़ी के पीछे दौड़ लगाई, लेकिन वो गाड़ी दूर जंगल में ले गए थे। समर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। समर ने अपने मोबाइल में नजदीकी पुलिस स्टेशन सर्च किया और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मैम, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरी वाइफ को बचा लीजिए मैम, प्लीज। पहले शांत हो जाओ और बताओ कि हुआ क्या तुम्हारी वाइफ को। समर ने सारी बात कामिनी को बताई। कामिनी ने फौरन इंस्पेक्टर राठौर को कॉल किया
और सारी बात बताई। ओके कामिनी, एक काम करो, समर की एफआईआर लिख लो और शहर के सारे पुलिस स्टेशन में शीशा की तस्वीर भिजवा दो। मैं बस पुलिस स्टेशन पहुंच ही रहा हूं। ओके सर। कामिनी ने समर की एफआईआर लिखी। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर राठौड़ पुलिस स्टेशन पहुंचे। सारी बात जानने के बाद इंस्पेक्टर राठौड़ ने समर से उसकी गाड़ी की तस्वीर ली और शहर के सारे चेक पोस्ट पर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। चेक पोस्ट पर समर की गाड़ी की तलाश शुरू कर दी गई। कामिनी, इंस्पेक्टर राठौड़ और समर इंसिडेंट प्लेस पर पहुंचे। तभी समर के मोबाइल पर उसके घर वालों का कॉल आ गया। बेटा, कहाँ हो तुम सब लोग? हम कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। इतनी देर क्यों लग रही है तुम्हें? समर ने रोते हुए सारी बात अपने पापा को बताई। बेटा, तुम घबराओ मत, बहू को कुछ नहीं होगा। तुम पहले घर आ जाओ। समर ने बताया कि वो पुलिस के साथ है और जब तक शीशा का पता नहीं लगता वो शांत नहीं बैठेगा। पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी। पूरा दिन बीत गया लेकिन शीशा का कुछ पता नहीं चला। समर मायूस चेहरे के साथ अपने घर गया। घर वाले सभी टेंशन में थे। पुलिस की तलाश जारी थी। सर, आपको क्या लगता है कौन कर सकता है ये सब? हमका तो लागत है कुछ तो गोल मटोल है ही केस में। बात तो तुम्हारी सच है लल्लू पटेल, गोल मटोल तो है। पुलिस ने समर के घर वालों से बात की लेकिन उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिली। फिर कामिनी ने समर के घर के पड़ोसी से बात की। तब उन्हें पता चला कि समर के पिता शीशा और समर की शादी के सख्त खिलाफ थे क्योंकि शीशा एक मॉडल थी लेकिन समर शीशा से प्यार करता था, इसीलिए उन्होंने शादी कर ली। लेकिन समर के पापा ने उनकी शादी को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए समर और शीशा ने घर छोड़ दिया और दिल्ली में जाकर रहने लगे। पुलिस का सीधा शक समर के पापा के ऊपर गया। पुलिस ने समर के पापा को अपने गिरफ्त में ले लिया। तब समर के पापा ने बताया कि पहले उन्होंने शीशा को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया था लेकिन अपने बेटे को खो देने के डर से उन्होंने शीशा को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन पुलिस को अभी भी समर के पापा पर शक था। एक दिन समर जब पुलिस स्टेशन जा रहा था तब उसे शीशा का मेकअप आर्टिस्ट दिखाई दिया जो दिल्ली में शीशा का शूट से पहले मेकअप किया करता था। समर को याद आया कि जब भी वो शीशा से मिलने उसके स्टूडियो जाया करता था तब वो मेकअप आर्टिस्ट उसे घूरता रहता था और शीशा को भी अजीब तरह से देखता था। उसका अचानक मुंबई में आना समर को कुछ अजीब लगा। वो उससे बात करना चाहता था लेकिन तब तक वो लड़का वहाँ से निकल गया था। समर ने जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया। कुछ घंटे बाद पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया था। उस लड़के ने बताया कि उसका नाम सलीम है। सर, मैं तो शीशा मैम का सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट हूँ। हाँ, वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि उनके चेहरे से नजर नहीं हटती थी। लेकिन सर, कुछ भी हो जाए हम अपनी औकात तो नहीं भूल सकते ना। शीशा मैम एक फेमस मॉडल थी और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट, मेरी उनसे क्या बराबरी सर। ओके, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। सलीम के जाने के बाद सर, आपने उसे ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? मुझे तो वो बेगुनाह नहीं लगता। जरूर वो इस किडनैपिंग में शामिल है। हाँ सर, हमको भी यही लागत है। ये मेकअप मैन मेकअप के साथ साथ कहानी भी बहुत ही अच्छी बनावत है। जो दिखाया जाता है जरूरी नहीं कि हमेशा वैसा ही हो। कभी कभी कुछ धागों को जानबूझकर जोड़ा जाता है ताकि हम गुमराह हो जाएं। अगले दिन पुलिस स्टेशन में लालू हवलदार एक सीसीटीवी फुटेज लेकर आया जिसमें समर की कार के जंगल की तरफ जाने का वीडियो था। जंगल जाने के लिए बीच में एक हाईवे आता है। उस वीडियो में एक आदमी ने चेक पॉइंट पर अपना हाथ बाहर निकाला था जिस पर एक टैटू बना हुआ था। पुलिस ने उस टैटू के बारे में जानकारी निकाली। उस शॉप के सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। शॉप के ओनर ने बताया कि उसका नाम रंगा है और उसने 1 महीने पहले ही वो टैटू बनवाया था। सभी वापस पुलिस स्टेशन आ गए। तभी पुलिस के पास समर और उसके पापा की कॉल हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट आ जाती है।
जिसमें वो लोग नोटिस करते हैं कि एक कॉल बार बार समर को आ रहा था। कामिनी ने जब वो नंबर ट्रैक किया तो पता चला कि वो तो फॉरेस्ट एरिया से आ रहा है। कामिनी, इंस्पेक्टर राठौड़ और लालू हवलदार फॉरेस्ट एरिया की तरफ गए। कुछ देर अंदर जाने के बाद कुछ गुंडों ने पुलिस पर हमला किया। गुंडे और पुलिस के बीच में हाथापाई हुई। हाथापाई में इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी ने गुंडों को पकड़ लिया। हाथापाई के बीच इंस्पेक्टर राठौड़ ने देखा कि ये वही गुंडा है जिसने हाथ पर टैटू बनवाया है। इंस्पेक्टर राठौड़ समझ गए कि उसी रात समर की कार भी किसी ने चुराई थी। सबको गिरफ्तार करने के बाद जो सच था वो उनके सामने आया। चलो अब सीधे सीधे बताओ कि सच्चाई क्या है। बताओ, नहीं तो ससुराल वाली खातिरदारी करनी पड़ेगी और शायद वो तुम्हें रास ना आए। सर, मेरा नाम रंगा है। मैं तो छोटी मोटी चोरी करके अपना गुजारा करता हूँ, लेकिन अभी हम लोग को ज्यादा पैसे चाहिए थे। तभी हमारे पास एक आदमी आया। उसने हमें 5 लाख रुपए दिए ये मर्डर करने के लिए। किसने पैसे दिए थे तुम्हें, बताओ। सो मिस्टर आदर्श पति जी, बोलो, क्यों किया तुमने ये सब? सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं शीशा को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। समर हाथ जोड़कर रोते हुए। समर ने बताया कि वो शीशा से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका मॉडलिंग करना उसे पसंद नहीं था। उसने शीशा को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर शीशा अपना काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उस बात से उन दोनों के बीच में बार बार झगड़ा होने लगा। समर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शीशा का साथ दे या फिर अपने परिवार वालों के पास वापस लौट जाए। वो शीशा को किसी और का भी होते हुए नहीं देख सकता था। एक दिन गुस्से में आकर उसने शीशा को मारने का प्लान बनाया और उसने ही रंगा को कांटेक्ट किया था और शीशा को किडनैप करवाने का प्लान बनाया और उसे मरवा दिया। समर ने अपना गुनाह मान लिया। समर ने जैसे ही अपना गुनाह मान लिया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने शीशा खड़ी थी, वो भी जिंदा। तुमने ये सब किया समर? मैंने तुम पर विश्वास किया, इतना प्यार किया, और तुमने मुझे ही मारना चाहा। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि जिन गुंडों को तुमने मुझे मारने के लिए कहा था, उन्होंने ज्यादा पैसों की लालच में मुझे नहीं मारा और तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। अपने गुनाह को प्यार का नाम मत दो। अगर तुम सच में शीशा से प्यार करते तो उसके काम की भी रेस्पेक्ट करते। तुम्हें एक खूबसूरत बीवी चाहिए थी बस। अब जेल में बैठकर आराम से अपने प्रमोशन के ऐड बनाना। प्यार का ऐसा भी एक चेहरा होता है, ये आज देख लिया। लेकिन सर, आप कभी किसी गुनहगार को नहीं छोड़ेंगे, ये बात आज कंफर्म हो गई। आपका जवाब नहीं सर। हाँ सर, आप तो बहुत बढ़िया हो। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी दोनों पुलिस स्टेशन में किसी केस पर डिस्कस कर रहे थे। तभी अचानक पुलिस स्टेशन का फोन बजने लगा। सर, प्लीज जितनी जल्दी हो सके आप राजदीप सोसाइटी पहुंच जाइए। मेरी वाइफ ने सुसाइड करने की कोशिश की है। उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है या फिर आपने उन्हें मारने की? सर, आप एक बार आ जाइए, आपको सब पता चल जाएगा। राहुल की बात सुनकर राठौड़ और कामिनी दोनों राजदीप सोसाइटी के लिए निकल गए। फ्लैट नंबर 304 के बाहर कुछ लोगों की भीड़ जमा थी। अरे, यहाँ पर भीड़ क्यों लगा रखी है? चलो जाओ यहाँ से। कहीं कुछ हुआ नहीं कि लोग तमाशा देखने पहले चले आते हैं। ये राहुल कौन है? सर, मैं ही राहुल हूँ और मैंने ही आपको कॉल किया था। ये मेरी पत्नी मृदुला है। इसी ने अपने हाथ की नस काटकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। मृदुला, तुमने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? तुम्हें पता है सुसाइड करना कानूनन अपराध है। इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि तुम अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती हो? मरना यदि मेरे नसीब में नहीं लिखा है तो मुझे जेल ही ले चलो, मगर इन सब से बहुत दूर ले चलो। या तो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो या फिर मुझे मर जाने दो। मृदुला जोर जोर से रोने लगी। उसकी बातें सुनकर इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी की ओर इशारा किया।
और उसे चुप कराने को कहा। कामिनी उसे चुप करा ही रही थी कि उसके हाथ में रखा फोन बजने लगा। जैसे ही वो फोन बजा, वो डर कर राहुल की ओर देख रही थी। अननोन नंबर से फोन है, फोन उठाइए, किसका है? नहीं, मुझे फोन नहीं उठाना। जो कोई भी आपको फोन लगा रहा है परेशान होगा, बात कर लीजिए। कामिनी के कहने पर राहुल ने फोन उठाया और उसे स्पीकर पर डाल दिया। अरे जाने मन, कहीं बिजी हो क्या जो मेरा फोन नहीं उठा रही हो? सच में मजा ही आ गया तुम्हारी तस्वीर देखकर। जब तुम सामने आ जाओगी तो कितना मजा आएगा। अब ज्यादा भाव मत खाओ, जल्दी से बताओ कि कहाँ मिल रही हो, होटल में या घर में? कौन हो तुम और ये क्या तरीका है किसी औरत से बात करने का? कौन बोल रहा है? मैंने मृदुला को फोन लगाया है, जो प्यारी प्यारी बातें कर दिल बहलाती है। देखिए, आप जो कोई भी बोल रहे हैं ये रॉन्ग नंबर है। मृदुला ऐसा कोई काम नहीं करती है। अपन को मत सिखा बेड़ू, अपन ने फेसबुक पर इसकी आईडी देखी है, मस्त माल है। देख बेड़ू, पैसे का टेंशन मत ले, तो सिर्फ माल का दाम बोल, रोकड़ा तेरे को काम से पहले मिल जाएगा। फोन लगाने वाले की बातें सुनकर राहुल ने गुस्से में फोन कट कर दिया और इंस्पेक्टर की ओर देखकर बोला, सर, देखा आपने ये किस तरह की बातें कर रहा है? सुबह से इस तरह के 10 फोन आ चुके हैं। राहुल मृदुला के पास जाता है और उसे दिलासा देते हुए कहता है, तुम घबराओ नहीं मृदुला, हम जल्द ही उस हैकर को पकड़ लेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखिए, ये तो आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है। सबसे पहले तो मैं साइबर डिपार्टमेंट को इतला करके ये आईडी डिलीट करवाता हूँ, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। मगर सर, साइबर क्राइम तो लोगों को ठगी करने के लिए होता है। इस तरह से किसी की अश्लील फोटो अपलोड करने से किसी को क्या ही हासिल होगा? या फिर तो वो उस फोटो से मृदुला को ब्लैकमेल करते, पर किसी ने भी ब्लैकमेलिंग के लिए कॉल नहीं किया। इसका मतलब है कि कोई तो है जो मृदुला को जानबूझकर बदनाम करना चाहता है, पर कौन? बात तो तुम्हारी सही है मृदुला। क्या ये फोटो अपलोड करने से पहले तुम्हारे पास कोई कॉल आया था? नहीं सर, और मैं तो ऐसे किसी इंसान को जानती भी नहीं हूँ जो इस तरह का काम करे। सर, आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ है? वो तो हम पता कर ही लेंगे मिस्टर राहुल। मृदुला जी की जो आईडी हैक हुई थी वो हमने डिलीट कर दी है। अब यदि आपके पास कोई फोन आए तो हमें बता दीजिएगा। ये क्या सर, हम लोग तो पता कर सकते हैं कि किसने ये आईडी हैक की है, तो फिर किसी के फोन के आने का इंतजार क्यों? कामिनी जी, पता चल गया, मृदुला जी की आईडी हैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद राहुल है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मृदुला का खुद का पति उसकी आईडी हैक करके इस तरह की फोटोज डाल रहा है? हाँ, गुनाह करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अपने पीछे अपने गुनाहों के सबूत छोड़ देता है। कुछ ऐसे ही गलती राहुल से हो गई और उसने अपने फोन से ही अपनी वाइफ की आईडी हैक कर दी। सर, आप कमाल करते हैं। आपको जब पता है कि राहुल ने ही ये किया है, तो फिर आपने उसे गिरफ्तार करने के बजाय ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? अभी हमारे पास साइबर क्राइम एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अलावा उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यदि अभी हम उससे कोई पूछताछ करते तो वो साफ मना कर देता। पहले हमें उसके खिलाफ और सबूत ढूंढने होंगे, तभी हमारा काम आसान हो सकता है। सर, आप तो कमाल हो, कैसे ये सब कर सकते हो आप? अपना तो ऐसा ही है कामिनी। अपने एक आदमी को बोलकर राहुल पर नजर रखने के लिए कहो। कोई भी सबूत हाथ लगे तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। इंस्पेक्टर के जाने के बाद राहुल के फोन पर किसी का फोन आया। वो मृदुला को कमरे में लिटाकर बालकनी में आकर उससे बातें करने लगा। क्या हुआ? इस समय क्यों फोन लगाया? कितनी बार कहा है तुमसे कि जब सही समय होगा तो मैं खुद तुमसे बात कर लूंगा। राहुल, पिछले 1 महीने से मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, मगर अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। अगर आज शाम तक तुम मुझसे नहीं मिले ना, तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी और तुम्हारी बीवी के सामने तुम्हारा भांडा फोड़ कर रख दूंगी। बात करते हुए उस लड़की ने फोन रख दिया। राहुल उस लड़की के बारे में सोचने लगा। मेरा तो बना बनाया खेल खराब हो गया।
मैंने सोचा था कि मृदुला को इतना बदनाम कर दूंगा कि वो सुसाइड कर लेगी और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, मगर वो तो जिंदा बच गई। कोई और रास्ता सोचना होगा ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इंस्पेक्टर राठौर ने राहुल के मोबाइल को ट्रेस किया था। इंस्पेक्टर राठौर ने उस लड़की और राहुल की पूरी बातें सुन ली थी। कामिनी जी, तुरंत अपने साथ एक हवलदार को लेकर जाइए और उस लड़की को यहाँ लेकर आइए ताकि राहुल का सच सबके सामने आ जाए। कामिनी तुरंत एक हवलदार के साथ गई और राहुल के नंबर पर आए हुए फोन के लोकेशन को ट्रेस करके तुरंत उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन आ गई। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी ने उस लड़की से बहुत पूछताछ की, मगर वो लड़की किसी भी बात का जवाब देने को तैयार ही नहीं थी। देखो, मिसेस मृदुला के केस में राहुल तो गुनहगार है ही और उसे सजा जरूर मिलेगी, मगर तुमने अगर अभी पुलिस का साथ नहीं दिया तो समझ लेना कि राहुल के साथ साथ तुम भी हवालात में होगी। मेरा ना तो उस राहुल से कोई लेना देना है और ना ही मृदुला से। आप मुझे जाने दीजिए। अगर लेना देना नहीं है तो राहुल के किस भांडे को फोड़ने की बात कर रही थी? सीधे सीधे सब कुछ बता दो, वरना हमें उगलवाना आता है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी की बातों से डरकर उस लड़की ने सारी सच्चाई उन लोगों को बता दी। उसकी बातें सुनकर इंस्पेक्टर राठौर हैरान थे। उन्होंने तुरंत हवलदार से गाड़ी निकालकर राहुल के घर पहुंचने के लिए कहा। उन लोगों ने जाकर दरवाजे की घंटी बजाई तो गेट राहुल ने खोला था। इंस्पेक्टर को अपने सामने देखकर राहुल थोड़ा सा घबरा गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, अरे आप लोग यहाँ? क्या पता चला कि किसने मृदुला की आईडी को हैक किया था? पता भी चल गया और हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार करना है, मगर किसे? यहाँ तो कोई नहीं है। उन लोगों की बातें सुनकर मृदुला बाहर आ गई और बोली, लगता है सर आप गलत जगह पर आ गए हो। यहाँ पर मेरा गुनहगार कोई नहीं है। वो तो आपको अभी पता चल जाएगा। तो मिस्टर राहुल, सारी सच्चाई आप बता रहे हैं या फिर मैं बताऊं? सच्चाई? कैसी सच्चाई? तभी इंस्पेक्टर राठौड़ उस लड़की को सामने लेकर आए जिसे गिरफ्तार किया था। अपनी पहली बीवी को सामने देखकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी भी कुछ याद आया कि नहीं मिस्टर राहुल? या हम बताएं? सच्चाई ये है कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो और गले तक कर्ज में डूबे हुए हो। गुंडे तुम्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। तुमने सारी परेशानी से बाहर निकलने के लिए अपनी पहली पत्नी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, किसी अमीर बाप की बेटी को फंसाकर उससे शादी करने का प्लान। तभी सोशल मीडिया पर तुम्हें मृदुला की फोटोज दिखी। मृदुला को उसकी दौलत के लिए फंसाया था और उसे मारकर तुमने खुद को परेशानी से बाहर निकालने का बहुत अच्छा रास्ता अपनाया था, साइबर क्राइम का, ताकि किसी को भी तुम पर शक ना हो। मगर तुम ये भूल गए हो कि गुनहगार कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून की नजर से बच नहीं सकता। मृदुला जी, आपकी आईडी भी इन्होंने ही हैक की थी और आपको फोन लगाने वाला आदमी भी इनका ही था। ये आपको मेंटली इतना परेशान कर देना चाहता था कि आप खुद सुसाइड कर ले, और आपने सुसाइड करने की कोशिश भी की, मगर ये आपकी खुशकिस्मती थी और राहुल की बुरी किस्मत की आप बच गई। राहुल, अगर तुम्हें सिर्फ पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। तुम्हारे प्यार में मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देती। एक बार बोल तो दिया होता। ऐसा कहकर मृदुला ने राहुल को एक जोरदार थप्पड़ मारा। चलिए मिस्टर राहुल, अब आपको अपने गुनाहों की सजा मिलने का समय आ गया है। सर, आपकी नजर से कोई बच नहीं सकता। आप कमाल के हो, कैसे कर लेते हो आप ऐसा? अपना तो ऐसा ही है कामिनी। एक हाथ जो खून से लथपथ है और वो दीवार पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही है। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौर को कॉल आता है। यस, एक अनजान आदमी की आवाज आती है। सर, हमारे पड़ोस के घर में एक खून हुआ है, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वारदात की जगह पर पहुंचते हैं। वहां एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। उसके पेट में चाकू से वार किया गया था और दीवार पर खून से
दीप लिखा हुआ था। इंस्पेक्टर राठौड़ ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुंजन की मां को अपनी बेटी को इस हालत में देख सदमा लग गया और वो अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। गुंजन की पड़ोसियों ने बताया कि गुंजन और विवेक नाम के लड़के की शादी तय हुई थी। पुलिस को ये बात बहुत अजीब लगी कि जिस लड़की के साथ शादी होने वाली थी उसका खून होने के बाद भी वो लड़का या उसके घर का कोई भी सदस्य ये देखने के लिए क्यों नहीं आया। पुलिस ने विवेक और उसके घर वालों का पता लगाया और विवेक को थाने में बुलाया। हाँ सर, ये बात सच है कि मेरी और गुंजन की शादी तय हुई थी और 1 महीने बाद हमारी शादी भी थी, लेकिन किसने सोचा था कि ये सब हो जाएगा। अब हमें सब सच सच बताना, तुम और गुंजन कैसे मिले थे और तुम दोनों का रिश्ता कैसा था। विवेक ने बताया कि अरे आप आ गए, आइए आइए, मैं कब से आप सबका इंतजार कर रही हूँ। आइए बैठिए। गुंजन की मां ने विवेक के घर वालों को बैठने के लिए कहा और उन्होंने गुंजन को आवाज लगाई। किचन से गुंजन हाथ में चाय का ट्रे लेकर आई। गुंजन को देखते ही विवेक को गुंजन पसंद आ गई। थोड़ी देर बात करने के बाद गुंजन और विवेक दोनों ने एक दूसरे के लिए हाँ कर दी। अगर लड़का लड़की की हाँ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी के लिए। हमें भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। ये तो मेरी बेटी की खुशनसीबी है कि उसे आप जैसे लोग मिल रहे हैं। सब सही चल रहा था। विवेक और गुंजन धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वो कॉल करते, वीडियो कॉल करते, कभी कभी बहाने बनाकर साथ में घूमने चले जाते, अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते, मानो कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। सर, मैं गुंजन को मन ही मन अपनी पत्नी मान चुका था। मैं उससे सच में प्यार करने लगा था। अगर तुम सच में उससे प्यार करने लगे थे तो उसकी मौत की खबर सुनकर आए क्यों नहीं? सर, मैं वापस तब आता ना जब मुझे इसके बारे में कुछ पता होता। सर, मेरे एक रिलेटिव की शादी थी, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ आउट ऑफ टाउन था। हम सब आज ही घर आए हैं। विवेक ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ पिछले 1 हफ्ते से बाहर था। वो गुंजन को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन गुंजन नहीं मानी। पुलिस ने विवेक के बताए अनुसार इंक्वायरी की। सर जी, हमने विवेक के बारे में इंक्वायरी की और वो सच बोल रहा है। वो पिछले 1 हफ्ते से अपने परिवार के साथ आउट ऑफ टाउन था। ये तो ठीक है लालू साहब, पर ये दीप की स्टोरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। गुंजन पूरा नाम तो नहीं लिख पाई, लेकिन कोई ना कोई सबूत तो छोड़ा ही होगा। हमें अपनी तलाश जारी रखनी होगी। इंस्पेक्टर राठौड़ ने कुछ पुलिस वालों को गुंजन के घर की तलाशी लेने के लिए भेज दिया और उसके बाद एक चौंकाने वाली बात सामने आई। घर में चोरी के कोई निशान नहीं थे, ना ही घर में किसी के जबरदस्ती घुसने के निशान थे और ना ही घर में कोई चोरी हुई थी। ये सारी बातें इस केस को और भी उलझा रही थी। कुछ दिनों के बाद गुंजन की मां को होश आने लगा और वो जोर जोर से रोने लगी। कामिनी ने उनको संभाला और उनसे पूछताछ की। साहब, हम तो गरीब लोग हैं, हमारा कौन दुश्मन हो सकता है? हमारे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। हम माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थे। आपको किसी पर शक है क्या? कोई गुंजन का पुराना बॉयफ्रेंड या उसे परेशान करता हो, ऐसा कोई? गुंजन की मां ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके घर की लाइट खराब हो गई थी, इसीलिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था। काम खत्म करने के बाद वो पैसे ज्यादा मांगने लगा। गुंजन ने मना कर दिया था और इस बात से वो इलेक्ट्रिशियन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। कहीं अपने गुस्से की वजह से तो उसने मेरी बेटी को नहीं मारा होगा ना? उसका नाम क्या था? सर, उसका नाम शायद दीपेश था। ये नाम सुन सबको लगा कि शायद दीपेश ने ही ये सब किया होगा, क्योंकि गुंजन ने भी अपने खून से दीवार पर दीप लिखा था। पुलिस ने उस एरिया के लोगों से दीपेश के बारे में पूछताछ की। पुलिस को दीपेश का पता चल गया। पुलिस ने दीपेश को गिरफ्तार कर लिया। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने किसी का खून नहीं किया है। हाँ, ये बात सच है कि हमारा पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। सर, मैंने वहां 2 दिन काम किया था, लेकिन काम ज्यादा हो गया था,
इसलिए मैंने पैसे ज्यादा मांगे थे। दीपेश ने बताया कि उसने काम तो किया था, लेकिन गुंजन ने ज्यादा पैसे देने से इनकार कर दिया। सर, मैं अपने काम का पैसा भी उससे वसूल नहीं कर पाया, तो खून कहां से करूंगा? हमारे लिए दिन के 300-500 रुपए भी बहुत ज्यादा होते हैं अपना गुजारा करने के लिए। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो गुंजन ने तुम्हारा नाम अपने खून से क्यों लिखना चाहा? सर, मैं खुद भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। आप प्लीज असली गुनहगार को जल्द से जल्द पकड़ लीजिए। दीपेश की बात सुनकर यह केस और भी ज्यादा पेचीदा हो गया था। दीपेश को सस्पेक्ट के तौर पर अरेस्ट किया गया था। फिर दीपेश ने एक चौंका देने वाली बात पुलिस को बताई। उस बात से केस के सारे धागे ही खुल गए। सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। मैं क्यों गुंजन को मारूंगा? मेरा उससे क्या रिश्ता? वही तो जानना है हमें कि तुम्हारा और गुंजन का रिश्ता क्या है और तुमने क्यों मारा गुंजन को। तभी वहां दीपेश आ गया। दीपेश ने सनी को पहचान लिया। दीपेश ने बताया कि जब वो लाइट का काम करने के लिए गुंजन के घर जाता था, तब वहां पर सनी भी आया था। गुंजन की मां मार्केट जाती थी, तब उसी टाइम सनी वहां आता था और वो दोनों अकेले कमरे में 2-3 घंटे साथ में रहते थे, अंदर से दरवाजा बंद करके। अब आगे की कहानी तुम बताओगे या हम अपने तरीके से पता लगाएं? हाँ सर, मैंने ही गुंजन को मारा है। सर, मैं और गुंजन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन गुंजन की माँ को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था। सनी ने बताया कि गुंजन की माँ ने इमोशनल ब्लैकमेल करके गुंजन को विवेक से शादी करने के लिए मनाया था। विवेक से शादी तय होने के बाद भी गुंजन सनी के साथ रिलेशन में थी, लेकिन धीरे धीरे सनी को महसूस होने लगा था कि गुंजन को अब विवेक अच्छा लगने लगा है। उस दिन रात को जब वो गुंजन से मिलने उसके घर पर गया, तब कमरे में जाने के बाद विवेक का कॉल आया था। वो जिस तरह से प्यार से विवेक से बात कर रही थी, ये बात सन्नी को बहुत बुरी लगी। तुम्हें विवेक अच्छा लगने लगा है ना? अब अच्छा इंसान है तो अच्छा ही लगेगा ना। प्यार करने लगी हो ना तुम विवेक से? ऐसी कोई बात नहीं है सनी, विवेक एक अच्छा लड़का है बस। इस बात से उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में सनी ने गुंजन के पेट में चाकू मार दिया। गुंजन के मरने के बाद उसने अपने आप को बचाने के लिए गुंजन का हाथ लिया और दीवार पर दीप लिख दिया ताकि सारा शक दीपेश पर जाए, क्योंकि गुंजन ने सनी को पहले बताया था कि पैसों को लेकर दीपेश और उसमें झगड़ा हुआ था। तुमने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन तुम ये भूल गए कि गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस की पकड़ में आ ही जाता है। सही कहा सर आपने, आपका तो जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी जी, चीते की चाल बाज की नजर और इंस्पेक्टर राठौर की पकड़ से छूटना इम्पॉसिबल है।